धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर, और इसके अलावा बहुत सारी दिलचस्प खबरों से भी आपको रूबरू कराते हैं विशेष रूप से। और इन तमाम पहलुओं पर, मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्ण कांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। कोलंबिया में राष्ट्रपति की गोली मारकर क्यों हत्या कर दी गई सर? ये राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार थे जिनको गोली मार दी गई, और पहले से वहां के सीनेटर यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहें या लॉ मेकर कहें तो थे, और हालांकि दक्षिणपंथी थे, लेकिन यह दिख रहा है कि लैटिन अमेरिका के कई देशों में, जैसे अफ्रीका के कई देशों में, इस तरह का कल्चर डेवलप कर गया है। यहां तक भी सोच सकते हैं कि कोलंबिया से मर्सिनरीज यानी भाड़े के सैनिक जो हैं वह सूडान में लड़ने के लिए जा रहे हैं। कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी जा रहे हैं। एक दक्षिणपंथी देश से दूसरे दक्षिणपंथी देश में जा रहे हैं, वो कर रहे हैं। और इसके पीछे बहुत जगहों में इनका संबंध जो है, जो कार्टेल हैं अस्त्र शस्त्र के और ड्रग माफिया जिसको कहते हैं वो सब है, उनका CIA से भी नाता है। कहीं ना कहीं मोसाद घुसा हुआ है, यूनाइटेड किंगडम का MI6 घुसा हुआ है। यह सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं, यूज एंड थ्रो वाला चीज है। और यहाँ पे इसको राष्ट्रपति के लिए जीतते ना जीतते बात अलग है, मार दिया गया है। वहां के सरकार का कहना है कि छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जब तक ये जो भ्रष्ट बिल्कुल निम्नतर स्तर तक जो हमारा मानवीय सभ्यता पहुंच गया है और उसका जो आधार पूंजीवाद बनता है, उसको ना खत्म करेंगे तो कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा। जी, ये आपने सच कहा है कि जो भ्रष्टाचार की जननी है, जब तक उसको खत्म नहीं किया जाएगा, ये समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती चली जाएंगी। अब चलते हैं रूस और यूक्रेन की तरफ। यहां पर एक बड़ा घटनाक्रम है। क्या रूस ने उन ठिकानों को भी निशाना बनाया है यूक्रेन में जो अजरबैजान के कहलाते हैं सर? हाँ, वह ठिकानों पे हुआ है। अजरबैजान को तेल जाता था यूक्रेन की तरफ से, और अजरबैजान का शायद पूंजी भी लगा हो, कितना लगा है क्या नहीं लगा है वह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि दो घटनाएं जो अभी घटी, जब राष्ट्रपति ट्रंप के बगल में दोनों मोहरे की तरह खड़े होते हैं और अजरबैजान और अर्जेंटीना सॉरी आर्मेनिया के बीच में संधि होता है, तो ये स्थिति होती है। और ये दोनों के दोनों जो कभी USSR के अंग हुआ करते थे, CIS के पार्ट थे, यहां तक कि CSTO का भी पार्ट था आर्मेनिया, यानी सैन्य समझौता एक दूसरे से था रशिया के साथ और अन्य 5-6 देशों के साथ, जिसमें बेलारसिया भी है, उज्बेकिस्तान वगैरह भी सब हैं। तो खैर छोड़िए, और यहां पे जो हुआ है तो उसको मौका मिला, चूंकि उनका नेटो के साथ, ना नेटो के मेंबर होने के साथ भी इनका अभ्यास होते रहता है। नेटो का अड्डा यहां बन चुका है, सब कुछ हो गया है। तो ये कहते हैं कि अब जो हम आपने ऐसा किया है तो हम यूक्रेन को अस्त्र शस्त्र देंगे। मैं इतना ही एक लाइन जोड़ना चाहता हूं कि घटना घटने के पहले भी यूक्रेन के लिए रॉकेट्स के शेल, टैंक्स के शेल ये भरपूर मात्रा में बना के उसका पैसा कमा रहे थे। जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि इनका तो धंधा पहले से चल रहा है। हो सकता है अपने ठिकाने पर खुद ही हमला करा दिया हो ताकि रूस के खिलाफ एक माहौल बनाया जा सके। और आजकल ट्रंप ने जो एक पूरा प्रपंच रचा है दुनिया भर में दबाव बनाने का, ये उसकी एक कोशिश भी हो सकती है। पर्दे के पीछे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारा कहना यही है कि जिस तरीके से वेस्टर्न मीडिया दमदार तरीके से अपने प्रोपेगेंडा एजेंडे को आगे बढ़ाता है, ये तमाम जो और लोग हैं वो क्यों नहीं ऐसा करते हैं? इस सवाल को वैसे मैं हमेशा ले जाता हूं लालू प्रसाद यादव तक, मुलायम तक, मायावती तक, कि तुम लोगों ने अपना मीडिया क्यों नहीं खड़ा किया इस देश के अंदर, या कांग्रेस ने अपना कोई मीडिया क्यों नहीं खड़ा किया? आज सारा का सारा मीडिया संघी नजर आता है, एक ही विचारधारा का। खैर, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। और अपडेट ये मिल रहा है कि 15 तारीख की मीटिंग से पहले नरेंद्र मोदी ने जेलेंस्की को फोन कर दिया है। क्या फोन करके, और जो कहा जा रहा है कि सितंबर में मीटिंग होगी, वो चर्चा की गई है, या फोन करके पूरी दुनिया में अपने आप को दिखाने की कोशिश की गई कि भाई हम तो देखो पुतिन से भी बात कर रहे हैं, हम तो जेलेंस्की से भी बात कर रहे हैं? या तो खिचड़ी है या सब कुछ गोलमाल है। और ये लगता है कि ये नेता लोग जब सोने के पहले जाते हैं
तो अपने जो प्रोग्राम इनका बनाते हैं, जो इनका लेख लिखते हैं, जो ट्विटर पे डालते हैं, वो सब कहते हैं भाई अगले दिन का क्या क्या कार्यक्रम है, कुछ फोन लगाओ, कहीं घूमने फिरने का प्रतिबंध लगाओ, कुछ प्रतिबंध नहीं, मतलब कुछ बंदोबस्त करो। दुनिया के अन्य, मतलब मैं केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व भर की बात कर रहा हूं। और ये सब करते हैं कि जहां भी हमारा चुनाव चल रहा है, अभी पाकिस्तान के साथ तनातनी चल रहा है, बिहार पे इससे कितना असर पड़ेगा, पूरे विश्व में हमारी जो स्थिति है वो क्या स्थिति बनेगा, चुनाव आयोग को लेकर जो राहुल गांधी और दूसरे विपक्ष के दक्षिणपंथी नेताओं ने जो हंगामा किया है, जिसमें कुछ वामपंथी दल भी हैं, उसको कैसे दरकिनार किया जाए। तो ये सब छोटे छोटे शगुफे या तितलियां या फुर्दुग्गी, ये सब छोड़ते रहो, होते रहो। इन्होंने कहा जेलेंस्की को कि शांति वार्ता चल रही है, हम उस आपके साथ हैं, जबकि असली बात यह है कि जेलेंस्की अभी शांति वार्ता, उनके पीछे यूरोपियन यूनियन के जितने भी हैं वह शांति वार्ता नहीं चाहते। यहां तक कि नेटो के चीफ जनरल सेक्रेटरी रुट्टे कहते हैं कि भाई यह इस शांति वार्ता में कुछ भी हो जाए, हम हथियार का जो अस्त्र दे रहे थे यूक्रेन को, वो हम पूरी तरह से देते रहेंगे ताकि यूक्रेन लड़ता रहे। उन्होंने जो ब्रैकेट में था वो नहीं कहा, वो था कि हम मुनाफा कमाते रहेंगे और विश्व पर अपना धंधा चलाते रहेंगे। जी ठीक है, आपने भारत के कुछ हालात का जिक्र करते हुए, वोट चोरी का, राहुल गांधी और तमाम मुद्दे का जिक्र करते हुए आपने कहा कि दक्षिण पंथियों ने मुद्दा उठाया, कुछ वामपंथी में उनके साथ हैं। तो दक्षिण पंथी कहाँ हैं? कांग्रेस अगर है तो वो सेंट्रलिस्ट कह सकती है अपने आप को सर? देखिए, सेंट्रलिस्ट हो, ऑफ सेंटर हो, लेफ्ट ऑफ सेंटर हो, यानी थोड़ा सा है राइट ऑफ सेंटर हो, यह सब जनता को मूर्ख बनाने की बात है। और जनता ही नहीं, तथाकथित पढ़े लिखे लोग हैं, खासकर जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे कोई ईएनटी का स्पेशलिस्ट है, उसके पास ये कि डॉक्टर साहब बुखार गया तो कहता नहीं मैं इसका डॉक्टर थोड़ी, मैं ईएनटी का हूं। आज डॉक्टर नहीं होते, आज स्पेशलिस्ट होते हैं। वैसे इंजीनियरिंग क्षेत्र में है, वैसे ही लॉयर के हैं कि भैया मैं केवल पति पत्नी के बीच में झगड़ा कराने का और उनको तलाक दिलाने का काम करते हैं, ये कहां संपत्ति वाला सामान लेके आ गए। तो ऐसे लोग जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं लेकिन वास्तव में महामूर्ख हैं, वो लोग टूट पड़ते हैं इस तरह के नैरेटिव पे, और ये बातें कहानी चलती रहती है। जी नहीं, नैरेटिव उसमें कहाँ गलत है? अगर पोल पट्टी खुल रही है, वोट चोरी का मामला सामने आ रहा है, सरकार संसद में बहस कराने को तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि जनता जो है वो हिल ही नहीं रही है, सोए बैठी है। आपको धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे मौका दिया। हम लोग कुछ जो क्रांतिकारी दल हैं, जो चाहते हैं कि एक क्रांतिकारी बदलाव हो, केवल सुधार ना हो, हम लोग इससे विचार कर रहे हैं कि ये आंदोलन यदि बढ़ता है, गहराता है, दक्षिणपंथी हो, वामपंथी हो, भले ही वामपंथी वो क्रांति के लिए नहीं हो, जैसे सीपीआई सीपीएम लिबरेशन वगैरह वगैरह हैं, लेकिन यदि 2013-14 की तरह आंदोलन उठता है, या और पहले जाए तो 1975-77 की तरह उठता है, तो हम बाहर में, फेंस के बाहर में बैठ के ताली ना बजाएं, बल्कि अंदर जाए, जिस रूप में जाए अंदर जाए, जनता के साथ जुड़े, जैसे किसान आंदोलन में हम लोग थे उनके साथ, और कुछ किसान हमारे साथ भी आ जाए तो उनमें जाए, उससे हमें भी फायदा होगा, राजनीतिक रूप से जनता को भी अपनी बातें बताएंगे, और उनके बीच हम नेता पैदा करेंगे जो वास्तव में जिनको क्रांति की जरूरत है उन लोगों को खड़ा करेंगे, ताकि सही में, चाहे वह मीडिया का विकल्प हो, राजनीति का विकल्प हो, पूंजीवाद को विकल्प हो, उसको तैयार करेंगे। मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद। नहीं, मैं इसको और विस्तार से ले जाना चाहता हूं। पढ़े आज बुलेटिन की कुछ खबरें मुझे छोड़नी पड़ जाएं। मेरा सवाल ये है सर कि लोग बातें सुनते हैं और ये कहते हैं अरे वाह बहुत अच्छा है, लेकिन ना वो साथ जुड़ते हैं ना मदद के लिए आगे आते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे एक मित्र हैं खालिद जामा, वह यूपी के ही हैं, बांदा के रहने वाले, शायद आप बांदा जानते हो, चित्रकूट के आसपास जगह है। कई बार बुलाया, मैं जा नहीं पाऊं, लेकिन वीडियो ऐसे हमारी 7-8 साल से वो शेर व शायरी लिखते, छोटी मोटी चीजें लिखते रहते हैं। कयानात मतलब पूरी दुनिया, कयानात नाम को उनका एक वेब पेज भी है। कायनात, सॉरी माफ कीजिएगा। तो वो सब चीजें होती रहती है। तो वो मेरे पास कई बार फोन ही करते हैं, क्योंकि वो जो लिखते हैं मैं उस पर कमेंट डालता हूं कि कॉमरेड या साथी जो भी कहें, जो बाकी लोग वाह वाह करते हैं, 50 से 60 लोग होते हैं, ये लोग वाह वाह ही तक रह गए, इन्वर्टेड कॉमा, इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप लिखिए, मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा साथी मैं लिखूंगा, समय मिलेगा तो जरूर अपनी टिप्पणी दूंगा। यदि बाकी लोगों को मिलता है फेसबुक पर तो देखे, और हमारे सुनने वाले भी तकरीबन हर रोज 10,000 आते हैं, आपके अन्य क्षेत्रों को मिला तो और भी ज्यादा है। यह लोग बाहर से बैठ के ताली बजाने वाले हैं, और ये एक ऐसा कल्चर डेवलप कर रहा है जो कि एक तरह से कहें कि हम उदासीपन की तरफ जा रहे हैं,
कि जो होगा सो देखा जाएगा, हम कुछ करने में असमर्थ हैं, क्रांति होने से रहा, बदलाव होने से रहा, इसको तोड़ना है। क्रांतिकारी परिस्थिति को समझे, क्रांतिकारी जो लॉज है उनको समझे कि रिवोल्यूशन ऐसे नहीं होता, कुछ खास सामाजिक परिस्थिति पैदा होती है जिसके तहत वो उफान आता है और हम उसके बीच में उसको एक खास दिशा में लेके जाते हैं। तो हम उसकी तैयारी करते हैं हमेशा से, जब भी हो, जीते हारे। और ऐसे हमारे सुनने वालों से मेरी दरखास्त यही होगी कि दोस्तों जहां भी हो, नहीं हो तो हम तो ही हैं, जुड़े हमारे साथ, केवल वाह वाह ना करें। जी बिल्कुल सही। चलिए अब रुक कर लेते हैं जो अगली खबरों का, जो भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी से जुड़ी हुई हैं। बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है, उसको प्रतिबंधित आतंकी संगठन बना दिया है। पाकिस्तान की तो बल्ले बल्ले होगी। हमारा मीडिया इस खबर को उस तरीके से क्यों नहीं दिखा रहा है? अगर आतंकी संगठन पाकिस्तान में प्रतिबंधित हुए, उन्हें कहां दुख हो रहा है? हमारा मीडिया ही नहीं बल्कि हमारे जो समर्थक हैं अंधे रूप से इस पर विश्वास करते हैं कि भारत सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है, और कहीं ना कहीं से जोड़ लगाते हैं कि बलूचिस्तान को लिबरेट होना चाहिए इसलिए कि पाकिस्तान को कमजोर करें। वही प्रश्न यदि कश्मीर पर आ जाए तो दूसरी तरफ देखते हैं। पूरी दुनिया में इस तरह की परिस्थितियां हैं, खैर छोड़ दे उसको। तिब्बत की भी हम सपोर्ट करते हैं। और जहां तक बलूचिस्तान की बात है, वह एक आम आंदोलन के रूप में नहीं हो रहा है। उनका भी शोषण वैसे ही हो रहा है जैसे पंजाब के मजदूरों का हो रहा है या कराची और अन्य जगहों के मजदूरों का हो रहा है, लेकिन वह लोग कहीं ना कहीं से बाहर से उनको मदद मिल रहा है। भारत सीधे के सीधे नहीं कहता है, लेकिन यह नजर आ रहा है कि भारत का भी उसमें हाथ है, उनको कम से कम आर्थिक मदद देता है। और अफगानिस्तान का जो पाकिस्तान बेस्ड जो आईएस और तालिबान है जो वहां जाकर आता है और अटैक करता है, वो सब आपस में मिले हुए हैं। हम एक दूसरे को कमजोर कर रहे हैं, एक दूसरे को, जनता को कमजोर कर रहे हैं। तो यह तो ही आम मतलब चीज है। जहां तक अमेरिका, पाकिस्तान और भारत का संबंध है, भारत इसमें कमजोर पड़ रहा है, निश्चित रूप से कमजोर पड़ रहा है। हमारी विदेश नीति यहां पे लड़खड़ा रही है। कारण केवल हमारी ही गलती नहीं है, कारण है कि पाकिस्तान सीधे के सीधे अमेरिका के गोद में जाके बैठ रहा है, चीन के साथ साथ। वह कहीं ना कहीं सीक्रेट डिशेस बनाए हुए, हालांकि बड़ा ही वह पतला धागा है, कहीं गिरा तो उसके बहुत बुरे हाल होंगे। खैर, तो वह जो है कहीं ना कहीं से वह ट्रंप को खुश करने में वह समर्थ हो चुके हैं। उनका चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, जिसको फील्ड मार्शल की उपाधि मिली हुई हो, वह भी जाके वहां से धमकी देता भारत को कि एटम बॉम्ब से 50% दुनिया को मैं बर्बाद कर दूंगा। अब भला बताइए, आर्मी चीफ की बोल हो सकते? वह इनफैक्ट वहां का जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, उनको भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो मैं, जहां तक इसका है, बीएलए के जो आतंकी वो किया गया, घोषणा किया गया, हालांकि बीएलए से जो डायरेक्ट जो उनको मदद मिला है तालिबान वगैरह से, वो अमेरिका का ही बनाया हुआ है। बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलारी क्लिंटन ने सीधे कहा था कि मुझे इसका कोई अफसोस नहीं कि हमारे कारण तालिबान बना, क्योंकि हमने उसके कारण यूएसएसआर को बर्बाद कर दिया। बिल्कुल। जो भी हो, अब वो झेले वो लोग। मैं इतना कहूंगा, जो अपने ही मैंने जोड़ा है, कि ये जो मुनीर है वहां के चीफ करे कि 50% भारत बर्बाद कर दूंगा, तो हमारे चीफ को यह कहना चाहिए कि 50% दुनिया जो बचा रहेगा उसको हम बर्बाद कर देंगे। आओ मिलके एक दूसरे के साथ दुनिया को नेस्तनाबूद कर दे। जी ठीक है, मैं इन बोल वचन को छोड़ के कुछ और परिस्थितियों पर बात करना चाहता हूं सर। अमेरिका में बैठकर छोटा सा देश है पाकिस्तान, और उसका फील्ड मार्शल इस तरीके से हमें धमकी दे रहा है, तो उसकी तो औकात है नहीं। ट्रंप ने ही कहा होगा कि तू बोल भाई। जी, कि ट्रंप भले ही उनको यह बात बोलने के लिए बोले हों या ना बोले हों, हालांकि ट्रंप का दावा है और पूरी दुनिया की मीडिया कहती है कि ट्रंप ने ही भारत पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाया, लेकिन एक दूसरे देश का आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल जो भी हो, जो कि मिलिट्री पर्सनल है, मिलिट्री में बहुत एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन उसको पॉलिटिक्स पे, इसके बावजूद उसको जियो पॉलिटिक्स समझना चाहिए, इस तरह के बोलना, वो भी अमेरिका में जाके, यह जो, और उसके बाद से अमेरिका का चुप रहना, यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं से वह पाकिस्तान जो फुदक रहा है, कूद रहा है, उसको अमेरिका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसको सपोर्ट कर रहा है। और यह बहुत गलत बात है, ना ही केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि भारत के लिए तो है ही है। इस देश के जितने हैं, इस दक्षिणी एशिया के जितने देश हैं, उस सब के लिए गलत बात है। इस तरह की बातें नहीं हमें बोलना चाहिए। जी, और गलत यह भी है जो ट्रंप के दोस्त बने घूम रहे हैं, उनका हलक सूख जा रहा है इस पर बोलते हुए, वो कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं।
खैर, खबरें वैसे इसके अलावा और भी चल रही हैं। हमारे सेना प्रमुख ने कहा कि कभी भी पाकिस्तान से युद्ध हो सकता है। हमारे चीफ ऑफ स्टाफ, जो भी डिफेंस सीडीएस उन्हें कह सकते हैं, नील चौहान, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ बयान दिया। राजनाथ सिंह भी कुछ बोल रहे हैं, तमाम तरीके की चीजें। नरेंद्र मोदी भी बता रहे हैं कैसे पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया गया है। ये सब चीजें चल रही हैं, इनको छोड़ के अब आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं इंटरनेशनल आर्बिट्री कोर्ट की तरफ, जिसने एक बार फिर से फैसला दिया है सिंधु जल संधि पर। क्या कहेंगे, उस फैसले से भी हमें झटका ही लगा? अब इंटरनेशनल आर्बिट्ररी कोर्ट आईएससी, इसका कहना है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो सिंधु पानी पर एग्रीमेंट हुआ है, इंडस वाटर एग्रीमेंट जो हुआ है, उसके आधार पर आप पानी रोकेंगे या खोलेंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि अपनी मर्जी से कर दे, अपनी सुविधा के हिसाब से कर दे। यह इंटरनेशनल एग्रीमेंट है क्योंकि वर्ल्ड बैंक उसमें शामिल है, और किसी न किसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो भी बाहर से चीजें हो रही हैं वह पाकिस्तान के पक्ष में जा रही है। डिप्लोमेटिकली वो हमसे आगे जा रहा है, और इसी के बल पर कूद के आपके बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि यदि भारत ने उस पर बांध बनाया तो हम उसको मिसाइल से नस्तानाबूद कर देंगे। यानी आम जनता इतनी मूर्ख बन चुकी है, और भी आगे मूर्ख बनाने की बात है कि ये हमारे लोग, नेता लोग, साधु संत जो जितना पाखंड कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं और ताली बजा रहे हैं। जी, अब रुक कर लेते हैं गाजा और मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरों का। यहाँ जो पहला अपडेट है वो है गाजा से। गाजा में 5 पत्रकारों की हत्या कर दी गई। शायद इसलिए कर दी गई क्योंकि वहां पर जो आखिरी आवाज मानी जा रही थी अनस अल शरीफ की, जो 28-29 साल का लड़का था जिसके पिता को पिछले साल मार दिया गया था, वो ही वहां से असल रिपोर्टिंग भेज रहा था। क्या इसके बाद अब वो तांडव हमें देखने को मिलेगा इसराइल का, जिसमें वो कह रहा है कि गाजा पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि कोई दिखाने वाला तो बचा नहीं है? वो हो ना हो, यह तो एक तो सबसे बड़ी बात कि केवल दुखद नहीं, बहुत गुस्से वाली बात है, क्योंकि आईडीएफ ने जानबूझ के मारा है, गलती से नहीं मारा है। उसने कहा है कि वह हमास के मेंबर थे, और यह बहुत ही मतलब घटिया निम्न स्तर का काम है। उनको हॉस्पिटल के पास जो वहां का था, वहां के लोग बैठ के जो भी कर रहे थे, रिपोर्टिंग करते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, टेंट वेट कर रहे हैं, वहां पे इन्होंने करके इसे खत्म किया। अमेरिका की चुप्पी, भले ही ऊपर से दिखाने के लिए जो भी कर दे, यूनाइटेड नेशन हंगामा मचा रहा है। अल जजीरा के 178 पत्रकार शहीद हो गए, मैं शहीद ही कहूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बंद तो नहीं होगा, और भी आएंगे, क्योंकि लोग ऐसे हैं पत्रकार दुनिया में जो कि अपनी जान की बिना परवाह किए हुए सच्चाई को सामने लाने के लिए, जनता के सामने लाने के लिए तैयार है। वह भी तब जबकि अमेरिका इजराइल की जो गुंडागर्दी है, वहां पे जो इनका अत्याचार हो रहा है, जो वहां पे इनका आतंक हो रहा है, उसके बीच जाकर, जानते हुए कि कभी मारे जा सकते हैं, फिर भी जा रहे हैं। ये लोग शहीद हैं, इन लोगों को सलाम हमारे तरफ से। जी, लेकिन ट्रंप का फोन करके ये कहना नेतन्याहू को कि तुम हमास के खिलाफ जो सैन्य अभियान और बड़ा छेड़ने जा रहे हो, शाबाश। शाबाश तो करेगा ही। एक तरफ वो कह रहा है कि कुछ दिन, 2 दिन पहले आया था कि ट्रंप ने नेतान्याहू पे चिल्लाया कि वहां तुम कह रहे हो भूखे नहीं मरे, मुझे तो लग रहा है भूखे मर रहे हैं। आज ये आ रहा है, कल वो आ रहा है। ट्रंप का मतलब बिना पेंदे के जो लोटा बात होती है उससे भी गया गुजरा स्थिति है। आप देखिए अलास्का में जो बात हो रही है, कभी कहते हैं कि शांति करवा दूंगा, कभी कहते हैं कि शांति नहीं होगा, कभी कह रहे हैं कि पुतिन से मिलेंगे, कभी कुछ का कुछ कहते हैं। हाँ, एक चीज मैं इस पर जोड़ूंगा कि हमास और आईडीएफ के बीच में शांति समझौता तकरीबन हो गया था, जिस पर ट्रंप भी कूद रहे थे कि किसी दिन भी इसको डिक्लेयर किया जाएगा। विटकॉफ जाते हैं वहां पे और मिलते हैं इजराइल के शासकों से, और इसको खत्म कर दिया जाता है कि हम शांति नहीं करेंगे, हमास का पूर्ण निरस्त्रीकरण हो, उनका सफाया हो, और उसके तहत चल रहा है। तो ये जो डीप स्टेट है, ऊपर से बोलने के लिए जो बोलते हैं, वह मात्र एक दिखावा है। अब किसी को विश्वास नहीं, यहां तक कि उनके समर्थकों तक को भी विश्वास नहीं है। जी, हिजबुल्लाह को डिमिलिटराइज कराने की बातें चल रही हैं, करने की कोशिशें हो रही हैं, तमाम प्रयास चल रहे हैं। उधर जिस सीरिया से कुछ जरा हमारा सी उम्मीद थी कि वहां पे कोई सत्ता बनी है, शायद वो फिलिस्तीन के हक के लिए कुछ करेगी, वो अपनी ही चीजों में उलझी हुई है। और जॉर्डन, जो यहाँ कोई जंगबंदी नहीं करा पा रहा है, यहाँ पे मानवीय सहायता तक भेज पाने में कोई मदद नहीं कर पा रहा है, जमीनी रास्ते नहीं खुलवा पा रहा है, वो अमेरिका और सीरिया की बात जरूर करा रहा है अपने यहाँ पर। सीरिया के ऊपर जो बात हो रही है, जॉर्डन के अब्दुल्ला को भी लगा, जो वहां के राजा हैं, कि भाई हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है, सब कोई मुझे गद्दार कह रहा है, तो कुछ करते हैं। अब सीरिया से यदि बात करना है और सीरिया की स्वतंत्रता की बात करना है, जिसका यूनाइटेड नेशंस भी बोल रहा है, तो ये सब उस पाखंड का एक बड़ा हिस्सा है। उसमें
जो जॉर्डन कर रहा है उसका एक छोटा सा हिस्सा है। हाँ, मैं इस पे जरूर बात करना चाहूंगा, जो हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण की बात चल रही है, हिजबुल्लाह के चीफ ने और हिजबुल्लाह के लोगों ने खुलेआम मना कर दिया कि हम नहीं छोड़ेंगे जब तक वहां पे है। क्योंकि दूसरा पार्ट जो है वह इस तरह जाता है कि जब हिजबुल्लाह पूरी की पूरी अस्त्र शस्त्र छोड़ देगा। मैं एक शॉर्ट में बता दूं कि हिजबुल्लाह के पास कितना, जो मैं आज ढूंढ रहा था, करीब 25,000 सोल्जर्स है, 50,000 इनके रिजर्व में है। उनके पास रॉकेट जो है सो करीब 1.5 लाख के आसपास है, रॉकेट और मिसाइल जो है। जी 65,000 से अधिक इनका शॉर्ट रेंज, जिसमें उसके बाद 1,000 मीडियम रेंज यानी 180 किलोमीटर तक, और 700 किलोमीटर तक यानी तेल अवीव कहीं पहुंच जाएगा। लॉन्ग रेंज वाले सैकड़ों में है, और जिसमें इनके पास एंटी शिप भी है, एंटी टैंक भी है, यूवीज वगैरह है। तो इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि दूसरे फेज में जब ये सब हो जाएगा तब जाके इजराइल डिसाइड करेगा कि हुआ कि नहीं हुआ, तब जाके जो दक्षिण से है, दक्षिण लेबनान से, तब अपनी सेना हटाएगा। यह सब बिल्कुल धूर्तता और मक्कारी की बात है, जिसको हम ईरान में देख चुके हैं, जिसको हम सीरिया में देख रहे हैं, जिसको हम गाजा पट्टी में देख रहे हैं। जी, आपने ईरान का जिक्र किया। अभी कुछ दिन पहले खबरें छपी कि वहां की संसद ने आईएईए को प्रतिबंधित कर दिया, अब वो उनके देश में नहीं जा सकती है। लेकिन अब खबरें चल रही हैं कि आईएईए की टीम जो है ईरान में जाकर मुआयना करेगी, और वो भी वहां के विदेश मंत्री कह रहे हैं। अब यह ईरान की भी कुछ मजबूरी है। ईरान को जितना उम्मीद था रशिया से समर्थन का, उतना नहीं मिल रहा है। हालांकि पुतिन ने साफ कहा है कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप था, जैसे नॉर्थ कोरिया के साथ किया गया था, ईरान नहीं तैयार हुआ हमारे साथ। अब क्या अंदरूनी बात है वह नहीं मालूम है, क्यों नहीं ईरान तैयार हुआ। पेजेश्कियन हालांकि गए हैं, बार बार मास्को मिले हैं पुतिन से, तो एक तो चीज वो है। और ये मजबूरी ये है कि इनका तेल नहीं बिक रहा है, इनके अंदर में कोई समाजवादी संरचना नहीं है कि अपनी जो रिसोर्सेज है उससे ये अपनी देख सके। क्योंकि ये मिलिट्री में तो काफी एडवांस लग रहे हैं, इनका मिसाइल हो, यूएवी हो, शिप हो, सब कुछ है। जबकि यूरेनियम का संवर्धन कर रहे हैं तो साइंटिफिकली ये लोग काफी एडवांस है। औरतें भी यहाँ के 50% इस तरह के जितने भी स्टैब्लिशमेंट है उसमें काम कर रही हैं, जिससे विज्ञान पढ़ना और वो करना, भले ही वो कवर में आए ना आए वो अलग बात है, उनकी स्वतंत्रता हो ना हो। लेकिन इनके पास इतना तेल होने के बावजूद, केवल यदि मुख्य रूप से देखें तो चीन को छोड़कर बाकी कोई बहुत खरीदने वाले नहीं नजर आ रहे हैं। और अजरबैजान आर्मेनिया का जो संधि हुआ है, इनको क्षेत्र से दरकिनार करके, टर्की भी इनको दरकिनार कर रहा है, सऊदी अरेबिया ही है। तो वहां पे यह मजबूरी है और कुछ नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। जी, चलिए, अब ट्रंप महान, महान का मतलब हम ये नहीं कि ट्रंप को महान बताने की कोशिश करते हैं, ये व्यंग के तौर पे हमने शब्द लिया है। तो ट्रंप महान से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं। किसी रूढ़िवादी को किसी पद पर बैठा दिया है, चर्चा क्यों हो रही है? ये हेरिटेज फाउंडेशन इन्हीं लोगों के, इन्हीं के पैसे से बचा हुआ है, दक्षिण पंथी विचारधारा को आगे बढ़ाने का था। इसके हेड को कोई एंटोनी है, और उनको बना दिया गया, जो वहां के चीफ इकोनॉमिस्ट थे, यहां पे इनको हेड बनाया जा रहा है। यानी जो गणना होगा ये सब होगा। और पिछली वाली जो महिला थी, ट्रंप कहते हैं कि वह गलत गणना करती थी और जानबूझ के दिखाती थी कि ज्यादा मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है वगैरह वगैरह। यानी उसी तरह से किया जाए जैसे भारत में है। उन्होंने नहीं कहा, मैं उदाहरण दे रहा हूं कि यहां पे गणना करना ही बंद कर दिया कि कितने अनएम्प्लॉयड है, नहीं है भाई, वो मसला ही खत्म कर दो। हालांकि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वहां भी बढ़ रही है, लेकिन यह ट्रंप मानने को तैयार नहीं है। वहां पे अभी तक था कि इस तरह के इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपके प्रवक्ता, आपके काम करने वाले, जैसे भारत में बीजेपी के प्रवक्ता या खास जो लॉयर थे, उनको जस्टिस बनाया जा रहा है। तो अब वह सब खत्म हो गया। ये क्या मतलब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा जो सेंट्रल जो राइटिस्ट है, वो जो बचाया हुआ था मुखौटा, सब खत्म हो गया, सब मिल गए, घालमेल हो गया है, खिचड़ी बन चुका है। जी, टेक्सास में गोलियां चलाकर 3 लोगों की हत्या कर दी जा रही है, और ट्रंप कह रहे हैं साहब मैं वॉशिंगटन को सुरक्षित करने के लिए नेशनल गार्ड्स को जमीन पर उतारा हूं, यानी कि पुलिसिंग सिस्टम अपने हाथ में ले रहा हूं वहां का। हाँ, कुछ कुछ वैसे ही है। जब आम आदमी पार्टी के जब सरकार बनी थी ना 40 दिन की, उसमें केजरीवाल ने अंबानी के खिलाफ में एफआईआर लॉन्च किया था दिल्ली क्राइम ब्रांच के थ्रू। तो जब बीजेपी सत्ता में आती है तो उस दिल्ली क्राइम ब्रांच को अपने अंदर लेके उस एफआईआर को खारिज कर देती है। जी, ये खुलेआम है, ये प्रजातंत्र है, वो जीते हैं बस, पर यह प्रजातंत्र है, आज का प्रजातंत्र है। वैसे ही वहां पे वो कर रहे हैं। जब ये थे यहाँ पे
पिछली बार जब राष्ट्रपति थे तो ऐसा ही उन्होंने हरकत किया था, इस बार भी कर रहे हैं, जबकि उदाहरण दे रहे हैं कि यहां पे गन कल्चर बढ़ गया। गन कल्चर इन लोगों के रिपब्लिकन के समय में ज्यादा बढ़ा है। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से जिस टेक्सास में मारा गया है, दिखा रहे हैं वहां पे गन कल्चर को यदि लिया जाए कि कितने लोग मारे गए हैं, तो पिछले 2 सालों में लगातार 30 से 25% घटा है। और वैसे समय में कह रहे हैं कि बढ़ रहा है, इसलिए मैं उसको कंट्रोल करने जा रहा हूं। ठीक है। तो झूठ बोलना तो इनकी खैर जीन्स में है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। झूठ बोलना तो उनके जीन के अंदर है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर उसके आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू मिस्टर अक्रम।